बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आने वाला हफ्ता सियासी लिहाज से खासा अहम करार दिया जा रहा है। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख के हवाले से अहम समाअत होगी। दूसरी तरफ मंगल को इमरान खान साहब ने भी अदालत में पेश होना है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ मुस्लिम लीग नून इदारों को तनकीद का निशाना बना रही है, अब वो सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स की पार्टी की जानिब से भी शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज 73 के आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि एक सिलेक्टिव को लॉन्च किया गया, गैर जमहूरी कुव्वतों को जगह मिली। उन्होंने ये भी कहा कि आइन हमने बनाया है और हम ही आइन का दिफा करेंगे। तो आपने सुना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमने आइन बनाया है और हम ही इसका दिफा करेंगे। इसके साथ एक और अहम जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज मसाइल का हल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो बहरान का सामना करना पड़ेगा। मसाइल का हल कौन निकालेगा? यही सियासतदान निकालेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी मामलात बाद में है। तो आया क्या तमाम फरीकैन, तमाम स्टेक होल्डर मुल्की मसाइल को हल करने के लिए एक मेज़ पर एक बार फिर से बैठने की कोई कोशिशें करेंगे? कोई संजीदा कोशिश इस बार की जाएगी? क्योंकि इसके अलावा तो सब कर देख लिया, सब ने देख लिया कि किस तरह से सियासी मामलात बिगड़ते हैं, अदालतों में जाते हैं। जब ये मामलात अदालतों में पहुंच जाते हैं और तवक्को की जाती है कि वहां से आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला आएगा, तो तमाम सियासतदान अपनी अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए अदालतों पर या फिर इदारों पर मुख्तलिफ तरीके से दबाव डालने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर अदालत ने तो वही फैसला देना है जो आइन और कानून के मुताबिक होना है। लेकिन जिसके अगेंस्ट फैसला आएगा वो मानेगा नहीं, तनकीद करेगा। जिसके हक में फैसला आएगा वो जाहिर है उस मामले पर खुश ही होगा। तो क्या इन मामलात को अदालत में पहुंचने से बचाने के लिए, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या दीगर सियासतदान हो, एक आवाज़ हमें आती हुई दिखाई दे रही है कि सियासी मसाइल को मिलकर सुलझाना है। कोई इसकी राह हमवार होगी या नहीं होगी? मौजूदा हालात के तनाजुर में इस पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे। इससे पहले हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून इदारों को तनकीद का निशाना बना रही थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहना शुरू कर दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि आइन हमने बनाया है, हम ही इसका दिफा करेंगे। लेकिन कैसे साद रसूल साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस आइन का दिफा करना चाहिए ना मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़। इस वक्त जो आइन के ख़िलाफ़ तकारीर हो रही हैं, जो आइन की मंशा के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़ तो नहीं, जो आइन की मंशा के ख़िलाफ़ तकारीर हो रही हैं, वो तो उनकी अपनी हुकूमत कर रही है। ये बात करनी, अगर आइन की मंशा कुछ भूल भी जाएँ या ये मरियम साहिबा की तकारीर को भूल भी जाएँ, तो ये बातें कि हम लोगों को हम अंदर कर देंगे, हमने 40,000 शेल मंगवा लिए हैं, हम मज़ा चखा देंगे, हम ये बुनियादी हुकूक की वायलेशंस, ख्वाह 25 मई हो, ख्वाह वो आजकल हो रही हो, ख्वाह महंगाई की एक उड़ान हो, ख्वाह बेरोज़गारी हो, ये जो तमाम आइन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये जो बिजली नहीं आती, ये हमारे बुनियादी हुकूक की, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अगर कहीं पे साफ़ पानी नहीं आता तो हमारे आइन के बुनियादी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चाहिए कि वो इसका दिफा करें, लेकिन मेहरबानी करके बताएं कि हुकूमत में भी खुद हैं और दिफा भी किसी तरीके से किसी और के ख़िलाफ़ करेंगे। भाई, आप हुकूमत में हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने इस आइन को अभी तक पूरी तरह कारआमद क्यों नहीं बनाया? क्यों थर के अंदर पिछले साल भी 186 बच्चा भूख से मर गया, एक ऐसी जगह पे जहां से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर आपने वो सिंध फेस्टिवल के ऊपर 5.5 अरब रुपया लगा दिया था। ये बताइए ना बातें, लोगों को बताएं कि लियारी में आज साफ़ पानी क्यों नहीं मिल रहा, लोगों को बताएं कि आइन के बुनियादी हुकूक का होने के बावजूद कराची के अंदर क्यों हर दफ़ा पानी खड़ा हो जाता है, क्यों हर वक्त कचरा जमा है, क्यों स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, क्यों मिलिटेंट विंग्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्जिस्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बताइए कि वो जो 73 के आइन जो आपके नाना ने जिसकी बुनियाद रखी थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सिर्फ बातों के साथ लोग अब नहीं मानेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप खड़े होकर कहें कि हम 73 के आइन का दिफा करेंगे और फिर वापस जाके अपनी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ के अंदर बैठें जो कि फराटे मारती गरीबों की बस्ती के दरमियान से निकल जाए। इस तरह की बात अब नहीं चलेगी। शायद किसी ज़माने में चलती थी, अब एक सोशल मीडिया का ज़माना है, इंफॉर्मेशन एज है, लोग अब इस तरह की बातें नहीं मानेंगे।
गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है। एक दफ़ा मुझे किसी दोस्त ने बताया कि कराची के अंदर उसका किसी ने उसका पर्स चोरी कर लिया। तो जैसे ही वो चोर भागा तो मेरा दोस्त भी उसके पीछे चोर चोर कहता हुआ भागा। तो वो कहता है कि मेरे देखते ही देखते चोर ने भी चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अच्छा। चोर ने भी कहा चोर 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 चोर। तो सारे लोग जो है वो मेरे दोस्त के खिलाफ इर्द गिर्द हो गए। अच्छा। कि जिसका अपना बटवा चोरी किया गया था। भाई सिंध के अंदर तो अजीब से हालात चल रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पिछले 40 साल के अंदर हमारे बुनियादी हुकूक चुराए, वो लोग जिन्होंने पिछले 30-35 साल की हुकूमतों के अंदर सिंध के अंदर वफाक के अंदर हमारी गैस ख़त्म कर दी, हमारी बिजली पानी के मसाइल ख़राब कर दिए, हमारी इकॉनमी को स्टेट में पहुंच गए, वो चोर अगर अब चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दें जी और कहें कि देखें देखें ये तो बड़ा हमें इकट्ठा बैठना पड़ेगा, तो बंदा उनको यही कह सकता है कि सर आप किसी को भी बेवकूफ बना रहे हो, अवाम बेवकूफ नहीं बन रही। आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं। आप अपने गिरदोनवा के कुछ लोग जो कि आपसे फायदा उठाते होंगे उनको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन लोगों के ज़मीर अब जाग रहे हैं। ठीक है, मेहरबानी करके कोई काम करें, सिर्फ बातें ना करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत काम करे, बातें ना करे और आवाम को बेवकूफ मजीद नहीं बनाया जा सकता। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। ये सभी को मालूम है, ये बात अदालत को भी मालूम है और अदालत बारहा कह चुकी है कि पार्लियामान पर अपने मामलात को आप हल करें। जाहिर है एक आइन मौजूद है और आइन को मद्देनजर रखते हुए मामलात जिस रुख इख्तियार करेंगे उसको उस तरह से लेकर चलें। लेकिन इन तमाम सूरत हाल से फरार कहें या फिर बहाने कहें, वो तो हुकूमत ही बना रही है। आइन में जो हल मौजूद हैं उससे नज़रअंदाज किया जा रहा है और नई नई मंतक हुकूमत की जानिब से ही पेश की जा रही है। फिर किससे बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं मसाइल हल करने के लिए? बिलावल भुट्टो अपने पीपल्स पार्टी के लोगों के सामने बैठ के ये जो किताबी बातें कर रहे हैं, अगर जिस आइन की पासदारी और इसके दिफा का वो दावा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस जो हैं वो आप देखें ये उन इलाकों में हो रही हैं जहाँ बिलावल साहब की जो पार्टी है उसकी सूबाई हुकूमत है। आप फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर निकालें और उस चैप्टर में जितनी क्लॉजेज होंगी बुनियादी हकूक से मुतल्लिक, जिससे मुतल्लिक फिर अदालतों को नोटिस लेने पड़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा वायलेशंस आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। फिर ये बात कर रहे हैं जी कि तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। ये तो तमाम जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उनकी तो इस वक्त वजह यह है कि आप आइन की उन शिकों पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराएं, आप क्यों भाग रहे हैं? तो ये किताबी बातें या इन्हीं की जमात का कोई बंदा फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़ा हो के जो है वो इस तरह की कोई जज्बाती तकरीर कर दे, यही नून लीग के लोग, ये ख्वाजा आसिफ साहब, इस तरह के लोग ये जो फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होके बड़ी इनकलाबी बातें करते हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत में देखें कि ये उन आइन की शिकों पर अमल दरामद में रुकावट डाल रहे हैं। ये जजों को कह रहे हैं कि जी आप हमारे केस ना सुने, ये आपका केस कहां से बनता है, आप इसमें फ्रीक बन गए, आइन पर अमल दरामद का केस है, वो आप होने ही नहीं दे रहे। वहां तो मामला ही कुछ और खुल गया। कल से जो ये केस भी शुरू होने जा रहा है, यहां तो इदारों के दरमियान तसादुम कराया जा रहा है। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं ये, लेकिन अब लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं। लोग इस तरह की बातों पे कान नहीं धरते। आप उनके सामने बैठी ऑडियंस को देख ले, कितने लोग बैठे थे, 200-300 लोग बैठे थे। वो सिर्फ इसलिए सुन रहे थे कि चलें जी एक वहां के हुक्मरान खानदान का चश्मो चिराग बात कर रहा है, वो सुन रहे थे। इन बातों का कोई असर नहीं है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सही, आप कह रहे हैं हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और आपको लगता है कि जिस तरह का रिस्पांस सामने आया उससे वाज़ेह हो गया कि अवाम जो है वो क्या समझते हैं। हसन, आपकी जानिब आएंगे। अभी अदील ने कहा कि इदारों के दरमियान तसादुम करवाया जा रहा है, जिस तरह की बात ये सियासतदान खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इल्ज़ाम आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान साहब पर लगाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इदारों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये कोशिश करती हुई हमें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग नज़र आ रही है, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो आइन की जो बात करते हैं, माजी में देखें आमरों ने आइन का जो है वो रोंद कर रख दिया, आइन का खिलवाड़ करते रहे। आज जो ये सियासी जमातें, उनके लीडरान ने आइन के हर सफ़े को जहाज़ बनाकर उड़ाने का मुकाबला शुरू कर रखा है। आइन को तमाशा बना दिया है, तकद्दुस पामाल कर दिया। कोई इनके जो है वो
इनके बातों में कोई इज्जत और एहतराम नहीं रहा। तजादात हैं तमाम सियासी जमातों के लीडरान में, कोई इत्तफाक राय करने को तैयार नहीं है। कौन बैठेंगे? ये बैठाएंगे, ये भी हुकूमत में है। आइन का तो पासदारी और अमल दरामद तो इनकी जिम्मेदारी है, तो ये क्यों नहीं पार्लियामेंट में जाके आवाज उठाते? क्यों ये शहबाज शरीफ साहब से नहीं पूछते? क्यों ये नहीं कहते कि आपको 2 सूबों में इंतखाबात कराने चाहिए, आइन पर अमल दरामद करना चाहिए? ये सियासतदानों का काम था, ये किसी और का काम था? ये क्यों ये मामला जो है अदालत तक पहुंचा? इसका मतलब हमारे सियासतदान निकम्मे हो चुके, नाहल हो चुके, काम करने को तैयार नहीं है, आइन पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। फिर एक तरफ ये बात करते हैं कि हम आइन और कानून पर अमल दरामद करते हैं, आइन से भी खौफजदा है, इंतखाबात कराने से भी जो है मफरूर दिखाई देते हैं, और फिर ये बात करते हैं पाकिस्तान दौलत राज बना रखी है इन्होंने। और वज़ीर आज़म साहब जो भी आपने इंट्रो में कहा, बड़ी अच्छी मुझे स्टेटमेंट लगी कि पाकिस्तान सबसे पहले है और बाकी मामलात बाद में है। तो शहबाज शरीफ साहब ये किनको कहना चाह रहे थे? हम भी मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले और बाकी मामलात बाद में हो, लेकिन क्या, मैं सिर्फ ये चंद एक गुजारिशात रखना चाहता हूं, तो उससे आप अंदाजा करें, सादर रसूल साहब भी मेरी रहनुमाई करें कि क्या पाकिस्तान इनकी नजर में सबसे पहले है जो इनकी करतूतें हैं इन पीडीएम जमातों की? शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद और इनकी दौरे हुकूमत में अदारों के खिलाफ मुहिम चलाना, अदलिया के खिलाफ बयानियां अपनाना, हाजिर जजों की तस्वीरें तक चला देना जलसों में, जो कभी हम सोचो गुमान भी नहीं किया जा सकता था, सियासी इंतकाम, जाली और मनपसंद तरीकों से मुकदमात दर्ज करना, गिरफ्तारियां कराना, अना और जिद की सियासत को मौजूदा हुकूमत ने फरोग देना और जहाजी काबीना बनाकर रियासत का तमाशा बना देना। जी हसन। फिर अवाम को धोखे में रखना, गरीब आदमी का इस्तेहसाल करना और मुस्लिम लीग नून पीडीएम जमातों के असासे बढ़ते चले जाना, उनके लिए तमाम तर जो है वो मामला क्लियर हो जाना, अवाम के लिए बजट नहीं लेकिन हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए के अज़ाफ़ी अखराजात बर्दाश्त करना, सियासी अदम इस्तेहकाम को तूल देना, आइन को तस्लीम ना करना, इंतखाबात ना करवाना, कानून और आइन को अपनी मंशा के मुताबिक लेके चलना और अमल दरामद करवाना, क्योंकि उनकी अपनी जो है वो मफादात हो, लंदन से हदायत जारी कराना जी। और मुझे ये बताएं, जिद और अना की ये बातें करते हैं, जिद और अना के बाइस जो अफरा तफरी जो इस हुकूमत ने डाली, क्या ये ऐसे लगता है कि पाकिस्तान सबसे पहले है और बाकी मामलात बाद में? अवाम के मसाइल को पांव तले रोंद कर रख देना और अपने मसाइल को तरजीहात में शामिल करना, नून लीग के केसेस खत्म होना, अदारों के खिलाफ खूब जो है वो जहर उगलना जी हसन। और फिर मिज़ारे कायद की बेहुरमती करना। मैं क्या क्या आपको गिनाऊं ये इनके वाकयात, पूरे मुल्क को तोशा खाना की तरफ जो है वो उसकी तरह लूटना, और इनके दौर में जो तोशा खाना वो हलाल हो जाता है, इमरान खान के दौर में हलाल हराम हो जाता है। ये कहते हैं कि ये बयानियां गलत है, ये गैर कानूनी इकदाम करते थे, हम जाली मैंडेट को नहीं मानते, और आज जब ये हुकूमत में आए तो वो सारा कुछ हलाल हो गया, उस टाइम ये हराम था। ये क्या तमीज रखते हैं? ये तमाशा बना रखा है इन सियासतदानों ने, और ये बात करते हैं अवाम को कि हम ये मामला ठीक रखते हैं। ये अवाम को जाली जो है वो मैंडेट बनाकर अवाम को गलत जो है वो तासुरात से आगाह करते हैं कि पहले हमारा पाकिस्तान है और बाद में जो है हम लेकर चलेंगे मामलात को। पहले करप्शन केसेस खत्म करवाए गए, पहले जो है वो DGFIA को तब्दील करवाया गया, DG नैब जो है वो ओहदे से उनको मुस्ताफी होना पड़ा। किन किन चीजों के मैं हर चीज के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, फिर ये किस तरह अवाम को गुमराह कर सकते हैं? हसन, जो आपके जज्बात हैं वो सभी पाकिस्तानियों के जज्बात हैं, और अदील बड़ाई साहब और सादर रसूल साहब के जज्बात भी यही होंगे। सादर रसूल साहब, आपकी जाने बातें हैं, हसन ने भी ये जो तमाम बातें की, फिर उसके बरक्स शहबाज शरीफ साहब जो हमें बातें करते हुए दिखाई देते हैं, लग तो बज़ाहिर यही रहा है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, हकायक कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। अवाम के सामने एक मजलूमियत का रोना रोया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन असल हकायक क्या है वो हम सबके सामने। लेकिन ये जो कल सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से समाअत होने जा रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इदारों पर असरअंदाज होने की जिस तरह से PDM हुकूमत कोशिश कर रही है, क्या उन्हें कोई डर है,
खौफ है कि फैसला इनके खिलाफ आने वाला है? आप माहिर कानून हैं, वकील भी हैं, आप क्या समझते हैं ये जो अब समातें होंगी इसमें किस किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है? देखिए, मैं जब अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गया था और अभी ये लाहौर हाई कोर्ट की हद तक बहस हो रही थी, जस्टिस जवाद हसन साहब की अभी जजमेंट भी नहीं आई थी, तो हमारा इसी प्लेटफॉर्म से मेरा कम से कम ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैटर जब भी अदालत के सामने जाएगा तो अदालत के किसी भी जज के लिए ये तकरीबन नामुमकिन होगा आइन के अंदर रहते हुए कहना कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकती है। इनको आगे ले जाने के लिए बहुत सी अदालत को आइन की शिकों को स्ट्रेच करना पड़ेगा और जो जज भी, जो बेंच भी, जो अदालत भी इस भार को उठाने की कोशिश करेगी उसके ऊपर नजरिया ज़रूरत और दीगर इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी बेंच करेगा। सर्टनली सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी मेरे ख्याल में। मेरे नाकिस ख्याल में नेचुरली सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून पे फैसला करती है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलूँ, आपको शायद याद होगा रुबाब के हम 2018 के इलेक्शन में मैं वकील था और हबीब अकरम साहब जो हमारे साथ कॉलीग थे उनको पिटिशनर के तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट तक गए कागजात नामजदगी को चैलेंज करके। उसके अंदर भी हमारे ऊपर एलिगेशन ये लगाई गई, बल्कि उस वक्त के स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मेरा नाम भी लिया और कहा कि इलेक्शन को डिले कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि हम हर चीज़ करने को तैयार हैं लेकिन इलेक्शन मेरी वॉच पे एक दिन भी डिले नहीं होगा। यही मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट का पिछले इतने अरसे से रहा है कि हम इलेक्शन डिले करने के काम के अंदर हम किसी भी हुकूमत को शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस के खुदा न खास्ता जंग लग जाए, कोई और इस तरह की बात हो तो हम नहीं करने देंगे। ये मेरा लीगल मौक़िफ़ है। हाँ, इसके दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन को भी एम्बैरस कर सकती है, इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सी बातें कर सकती है, कह सकती है कि आपने कैसे कंपेल किया एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कि आप रिज़ाइन करें, जबकि वो उन चीफ मिनिस्टर साहब का कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, जबकि उन चीफ मिनिस्टर साहब का, मैं पंजाब की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात कर रहा हूँ कि जिनका ऑन द रिकॉर्ड है कि उनकी ओरिजिनल असेसमेंट ये थी कि असेंबलीज डिसॉल्व ना की जाएं। तो इमरान खान साहब से बड़े तल्ख सवालात होंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन डिले कर दें। मैं आखिर में सिर्फ 2 जुमले जो हसन साहब के जज्बात हैं उनके बारे में कहूँ कि मेरा ख्याल है हसन साहब आपने बड़ी ज्यादती की है और मरियम नवाज साहिबा क्या करके दें। वो एक छोटे से रायवंड में घर में रहती हैं, कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनके पास हैं क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है, 2-2.5 हज़ार बंदा उनकी नफरी में शामिल है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लीडर हैं। वो जहाँ जाती हैं पहले से मतलब मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक जैम में तो वो किसी इशारे के ऊपर तो पिछले शायद कभी ज़िंदगी में ना रुकी हों। इस सब के बावजूद उनके दिल में आपका इतना दर्द है, उनके दिल में भी, उनके वालिद के दिल में भी, बस वो रोई नहीं अपनी तकारीर में, बाकी तो उन्होंने दर्द की तमाम अक्कासी की। एक इतनी अजीम पर्सनालिटी जो आगोशे आराम के अंदर हमेशा रही हो, अगर उसके दिल में दर्द है आपके लिए तो आप उससे और क्या चाहते हैं हसन साहब? और वो क्या करके दें आपको? क्या 2 कनाल कम कर लें अपने 1700 कनाल के घर से? क्या करें वो और आपके लिए? ठीक है साद रसूल साहब, हसन की बात का जवाब भी आपने दे दिया। दिल बड़ाई साहब आपकी जानिब आएंगे। ज़ाहिर है अदलिया एक आज़ाद इदारा है, किसी के दबाव में फैसले नहीं करता, जो भी फैसले होते हैं आइन और कानून के मुताबिक ही होते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या कर रहे हैं? क्यों इदारों पर तनकीद कर रहे हैं? ये जो दबाव डालने की कोशिश इनकी जानिब से की जा रही है, जाहिर है एक फजूल कोशिश है, इसका कोई असर तो इदारों पर होगा नहीं। इदारों ने तो वही फैसला करना है जो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक देख के करना है। इमरान खान साहब ही मंगल को पेश होने जा रहे हैं, तो ये क्या आने वाले हफ्ते में क्या क्या हंगामा खेजी देखते हुए आप देख रहे हैं? क्या नज़र आ रहा है आपको? जी वाकई बड़ा हंगामा खेज हफ्ता है। कल से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत जो होने जा रही है उसमें ये फ़ैसला होगा कि जो हुकूमत की जानिब से जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जा रही है, इसने मुस्तरद होना या फुल कोर्ट बनना है, 2 जज साहिबान ने इसमें रहना है या नहीं रहना। अगर वो रहते हैं तो इनकी जानिब से जो खौफनाक प्लान हुकूमत की जानिब से बनाया गया है
वो तो ये अटैक जो है ये मजीद करते नजर आ रहे हैं। अच्छा। फिर हफ्ता भर ये केस चलना है और इस केस में बहुत से अहम सवालात सामने आने हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख का मामला कुछ आगे जाता दिखाई दे रहा है। फिर मंगल का दिन जो है वो बड़ा अहम है। मंगल के दिन इमरान खान साहब की 2 अदालतों में पेशी है। वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन होगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो जफ़र इकबाल साहब की जो अदालत में इमरान खान साहब का जो तोशा खाना केस है इसमें उन्होंने पेश होना है, और इस बात के इम्कानात हैं कि फ़र्द जुर्म की स्टेज आ चुकी है, फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। तो वो जो तमाम तकाजे हैं वो फ़र्द जुर्म तक पहुँचने के लिए वो पूरे किए जा चुके हैं। इसलिए जो 28 फरवरी का दिन होगा ये बड़ा अहम होगा। फिर 28 फरवरी को ही इमरान खान ने जो बैंकिंग कोर्ट में पार्टी फंडिंग केस से मुतल्लिक जो रक्षंदा शाहीन साहिबा की अदालत है उसमें पेश होना है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक आर्जी तौर पर रिलीफ मिला था इमरान खान साहब को। वो रिलीफ अब कल ख़त्म हो गया, अब कल उन्होंने पेश होना है। फिर साथ ही इमरान खान ने ATC की अदालत में पेश होना है, अगरचे वहां से जमानत मुस्तरद हो चुकी है लेकिन वो हिफाजती जमानत पर हैं। तो इमरान खान की पेशियों का ये हफ्ता है। लेकिन इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि नैब में और FIA में जो केसेस चल रहे हैं उनमें इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग ये समझते हैं कि उनमें उनकी गिरफ्तारी इसलिए आसान है कि इमरान खान साहब नैब और FIA के साथ ताउन करते नजर नहीं आ रहे। तो इन्वेस्टिगेशन की और ट्रायल की जो स्टेज पे केसेस हैं और उसमें इमरान खान के अदम ताउन पे कोई गिरफ्तारी का माहौल बन सकता है। लेकिन जो अदालतों में मामलात चल रहे हैं, अदालतों में जो जमानतों के इनके केसेस हैं वो मेरिट्स पे जाएं, वो उस तरह से इस स्टेज पे इतने स्ट्रांग नहीं है। उसमें अगर कोई फैसला आए तो कोई गिरफ्तारी हो सकती है, जैसा कि तोशा खाना में उन जो करप्ट प्रैक्टिस का मामला है। तो इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, जो ममनुआ फंडिंग वाला मामला है, तो इसलिए इसके बाद जो अगले आने वाले दिन है उसमें नैब में उनकी पेशी के हवाले से अगर वो पेश नहीं होते। जी 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 ठीक है। सादर साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि ट्रायल इतनी जल्दी इमरान खान साहब का चल रहा है। तमाम ट्रायल्स इतनी जल्दी चलने चाहिए पाकिस्तान में कि उस पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। तोशा खाना के केस के अंदर, मैं सॉरी एक जुमला मेरा पूरा होने दीजिए कि तोशा खाना के केस में जो 3 महीने पहले बना था, मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि 1994 में 1994 में कोटेक्ना का केस आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसकी फर्द जुर्म आयद नवंबर 2021 में हुई थी, 27 साल बाद। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इमरान खान साहब के ऊपर 2 महीने के अंदर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। हसन आपकी जानिब आएंगे, लेकिन 1 मिनट से भी कम का वक्त है आपके पास ब्रेक की जानिब जाने। हाँ या ना में बता दें, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस खुल रहे हैं, पेशियां हो रही हैं आने वाले हफ्ते में, आप उनकी गिरफ्तारी होते हुए देख रहे हैं? हुकूमत जो मर्जी चल ले, इमरान खान साहब को ग्राउंड से बाहर नहीं कर सकती। ठीक है जी, इसके साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज राजनपुर में एक सीट पर ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ और अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत के साथ आगे है और तमाम जमातों की जानिब से उनका ताल्लुक चाहे PDM से ही क्यों ना हो, अलहदा प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ा गया। और लेकिन तहरीक इंसाफ के अब तक जो नताइज आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उसके मुताबिक पहले नंबर पर है। इससे पहले तहरीक इंसाफ कुछ खदशात का इजहार भी कर रही थी, उनमें कितनी सच्चाई रही और आज का दिन कैसा रहा, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदा जानशेर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर खान साहब बताइएगा, दिन भर में पोलिंग का सिलसिला जो है अमन व अमान से गुजरा और यही नताइज हैं गैर हतमी गैर सरकारी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रही है दीगर जमातों से? जी बिल्कुल, अगर पोलिंग के अमल की बात करें, आज पूरा दिन काफी सुकून रहा, काफी एहसन तरीके से, काफी शफाफ तरीके से मैं कहूँगा ये पोलिंग का अमल जो है पूरा दिन जारी रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का हमने विजिट किया और हैरान कुन तौर पर दही इलाका है 80% ये और सिर्फ 20% शहरी इलाका है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से
बेहतरीन इंतजाम देखने में आए। सीसीटीवी कैमरास से मॉनिटरिंग थी, इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसर्स थे, वो गाहे बगाहे चक्कर लगा रहे थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का। हालांकि ये जो पोलिंग स्टेशन रहे इनमें से अक्सरियत जो पोलिंग स्टेशन की है वो दही इलाकों में है और साथ साथ ट्राइबल एरिया भी लगता है इनको, जहां पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से अपना कंट्रोल रखा और पूरा दिन जो है कोई बहुत बड़ी बदनज़मी देखने में नहीं आई। हल्के फुल्के वाकयात हुए, कहीं पे धक्कम पेल हुई, कहीं पे नारेबाजी हुई। तो अभी तक 237 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से 80 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक मोहसिन लिगारी जो पीटीआई के हैं वो 28,138 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि जो अमार लिगारी हैं पीएमएलएन के वो 15,883 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर अच्छा, हैं। और जानशेर खान साहब ये भी बताइएगा कि तमाम जमातों ने जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, हुकूमत से है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। आप समझते हैं कि वो जमातें पीडीएम के बैनर थले अगर इकट्ठा इलेक्शन लड़ती तो तहरीक इंसाफ को एक सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ता या फिर भी नताइज पर कोई असर ना पड़ता? जी, मुकाबला जो है उसके बाद टफ हो जाता, क्योंकि अख्तर हसन खान गुरचानी जो हैं पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अभी तक वो 6,049 सिर्फ वोट ले सके हैं और तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो पीडीएम का यहाँ पर इल्हाक नहीं हो सका था। जो लिगारी खानदान है, अवैस लिगारी, उनका ये कहना था कि ये उनकी आबाई सीट है, क्योंकि इसी सीट पर फारूक खान लिगारी जो है वो भी एमएनए मुंतखब हो चुके हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे अमार लिगारी को इसका टिकट दिया और वहां से पीपल्स पार्टी के जो अख्तर हसन गुरचानी हैं वो मैदान में उतरे। तो ऑब्वियसली कोई फर्क थोड़ा सा पड़ सकता था, लेकिन दही इलाकों में हमने देखा कि वहाँ भी लोग जो हैं टर्न आउट काफी अच्छा रहा, निकले हैं लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा जानशेर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज दिन भर जो है पोलिंग का सिलसिला जारी रहा, बड़ा पुरअमन रहा, कोई ऐसा बड़ा बदमज़गी का वाक़या पेश नहीं आया। अगर एक बैनर थले इलेक्शन लड़ा जाता तो शायद तहरीक इंसाफ को एक टफ मुकाबला देखने को मिलता, लेकिन अभी चूंकि सब ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा तो तहरीक इंसाफ यहाँ पर अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक भारी मार्जिन के साथ जीती हुई नजर आ रही है। हसन, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप समझते हैं कि एक्सपेक्टेड था तहरीक इंसाफ नहीं यहाँ से जीतना था, या वो जमातें जो अलग अलग यहाँ पर इंतखाब लड़ रही थी वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो शायद यहाँ से मार्जिन ले जाएंगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी कहना कुछ कबल वक्त है कि कौन सी जो है वो जमात जीतेगी। बुनियादी तौर पर जो बॉर्डर एरिया है कोहे सुलेमान का जो इलाका जिसमें 12 से 14 यूनियन कौंसल्स हैं, वो बहुत अहमियत जो है उनका वो किरदार अदा कर सकती हैं। फिर उसमें जो लगारी, गोरचानी, खानजादा, पताफी जो बरादरियां हैं ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये यहाँ पर अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो बरादरियों का ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन ज़्यादा होता है। 7 लाख के करीब यहाँ पर आबादी थी जिसमें वोट जो है कास्ट करना था। लग तो यही रहा है कि लगभग 20-21% जो है वो टर्नआउट देखने को अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर है जो टर्नआउट देखा जा सकता है। तो अलबत्ता जो बॉर्डर एरिया का जो कोहे सुलेमान वाला जो एरिया है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर सकता है। अभी वहां से रिजल्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि 80% तो सीधी सी बात है, 20% शहरी इलाका है जिसका खुद अभी ये बता रहे थे। तो अभी जो है वो एक बड़ा तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि जब वो वोट शामिल होंगे तो फिर कुछ बड़ी अहमियत किरदार अदा होंगे। आपको याद होगा तरीके इंसाफ इस पर इल्ज़ाम लगाती थी कि ज़बरदस्ती मुकदमात दर्ज करवाए गए, पर्चे दिए गए, फसल तबाह कर दी गई और कोशिश की गई कि मुस्लिम लीग नून अपनी वहां से सीट निकाल सके। और मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी कि हमने कई बरादरियों को अपने साथ शामिल कर लिया है, वो चाहे वो ज़बरदस्ती लेकर आए थे या उन पर बेशुमार इल्ज़ामात लगते रहे। अलबत्ता ये मुकाबला जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है कि जिसमें 13 जमातें, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें उनके एक तरफ है और दूसरी तरफ इमरान खान है। फिर मैं यही कहता हूं कि बेशक जो मर्जी कर ले, इमरान खान को मैदान से आप आउट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की कम नहीं बल्कि ज्यादा हो रही है। वो किस वजह से? क्योंकि हुकूमती परफॉर्मेंस को देखते हुए और अवाम अब समझती जा रही है कि हमने किसके साथ खड़े होना है। वो अभी जो है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल रिजल्ट आएगा तो हकाइक मजीद सामने आप कह रहे हैं कि अभी कुछ ऐसी जगह हैं जहां का रिजल्ट आएगा तो नताइज में कुछ तब्दीली भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बड़े वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। हमारे नुमाइंदा ने भी हमें बताया कि दिन भर पोलिंग का सिलसिला पुरअमन रहा, लेकिन इससे पहले भी तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात लगा रही थी, कुछ खदशात का इजहार कर रही थी कि कुछ लोगों को उठाया जा रहा है या कुछ धमकियाँ ऐसी मिल रही हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से या हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से कुछ इस तरह के टैक्टिक्स भी आज यूज़ किए गए होंगे जो कि अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक तो उनके हक में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे? बस इलेक्शन हार जाएं तो धांधली हो गई और जीत गए तो अपनी मेहनत से जीता। हर जमात की यही रविश है। इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उन नताइज को अगर देखा जाए तो इस वक्त कहाँ 28,000 और कहाँ 15,000। ये जो नताइज हैं इस पर हसन रज़ा भी कमेंट कर रहे थे कि जी इमरान खान जो हैं उनको आउट नहीं किया जा सकता। देखें जी ये नताइज जो हैं ये बता रहे हैं कि, लेकिन देखें यहाँ ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। 2018 के जो नताइज पे नज़र डालें तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर 81,358 वोट थे और नून लीग के 46,748 वोट थे। तो अब ये नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलाके में अपने कदम जमा चुकी थी और ये 2018 के नताइज को देखा जाए, उन ट्रेंड्स को देखा जाए और अब के इसके ट्रेंड्स को देखा जाए तो ऑलमोस्ट रेशो वही है। और इसमें कोई अगर ऐसी सूरत हाल होती जो कि एक पिक्चर दिखाई जाती है और बताया जाता है कि जी वो बाकी जमातें तो वो सफ़ाई हस्ती से ही मिट गई, तो वो जो उनका अपना वोट बैंक है जो कि आज से तकरीबन 5 साल पहले था वो तो वहीं पर ही खड़ी दिखाई देती हैं। जहां तक मामला है कि पीडीएम की छतरी तले अगर इलेक्शन लड़ते तो क्या तब्दीली आती, वो इसलिए तब्दीली नहीं आ सकती थी कि इससे पहले भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें भी देखा गया था कि पीपल्स पार्टी का जहां पर कैंडिडेट जो है वो नहीं था वहां पीपल्स पार्टी के लोगों ने उस तरह जाके सपोर्ट नहीं किया जेयूआई फे के या दीगर लोगों को या नून लीग के लोगों को। यही ऐसी सूरत हाल देखी गई कि नून लीग के लोगों ने नहीं किया। तो ये जमातें जो हैं ये हुकूमत की सतह पर तो इकट्ठी हैं लेकिन ये अपने वोटर को एक जगह पर एक छतरी तले नहीं ला सकी। तो ये इतना आसान नहीं होगा और ये भी हो सकता है कि अगला जो इंतखाब होगा वहां भी ये अलग अलग इलेक्शन लड़ें। ये इतना सादा मामला नहीं है कि पीडीएम की सारी जमातें खड़ी हो जाए। और ये फिर ये भी जो मिसाल है गलत दी जाती है जी। देखें जी एक जानिब 13 जमातें हैं और एक जानिब एक जमात है जी। ये इलाके के वहां के डायनामिक्स और ग्राउंड रियलिटीज, बरादरियां, वहां कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, वहां इससे पहले किसने कदम जमा रखे थे, क्या सूरत हाल थी, ये सारा उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं आप कह रहे हैं कि डिपेंड करता है सूरत हाल पर। साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे। अदील बड़ाइच को तो लगता है कि 2018 के बाद आपको देखें तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हुआ, बेशक उनकी लीड बाकी जमातों से इस वक्त भी ज्यादा है, लेकिन हसन समझते हैं कि अवाम का फैसला यही है कि लीडर उनका सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं। आप किसके हक में जा रहे हैं? देखिए जी मैं तो यहाँ इस्लामाबाद शहर में रहना चाहता हूँ और अपने ब्यूरो चीफ की ओपिनियन के बिल्कुल भी खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, बल्कि मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अदील बड़ाइच साहब ने आपको पूरी बात नहीं बताई। अदील बड़ाइच साहब आपको बताना चाहते हैं कि ना सिर्फ कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ नहीं हुई बल्कि जो नून लीग की और दीगर लोगों की जो इतनी मेहनत हुई है पिछले साल एक पीरियड के अंदर, जितना गम और दुख उनके दिल में लोगों ने अवाम के लिए देखा, जिस तरह वो जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ी रही मरियम साहिबा, जैसे नंगे पांव चल के वो अदालतों में जाती रही, जैसे मैंने वहां हल्के के डायनामिक्स पे बात की है साद रसूल साहब। उन्होंने कहा कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो जी मतलब चले मैं आपकी बात को रीफ्रेज कर देता हूं कि हल्के के डायनामिक्स ही हैं और इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो इसके अंदर या पीटीआई की पॉपुलैरिटी तो फैक्टर नहीं करती, सिर्फ हल्के की बरादरी डायनामिक्स ही हैं। तो बरादरी डायनामिक्स के अंदर जहां पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब मैं साद रसूल साहब मैंने तो दादो शुमार रखे ना। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं हसन साहब, मैं आपकी बात से देखिए मैं अदील साहब की बात से एग्री करता हूं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि खुद भी थोड़ा सा अपना वोट राजनपुर का करके तो इस कार्य खैर के अंदर अपना हिस्सा डालूं। अदील साहब ने बल्कि अंडरस्टेट किया हुकूमत की वहां पे पॉपुलैरिटी। मेरा तो ख्याल है कि गली गली उनके नाम के सामने। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।